हम जयशंकर प्रसाद जी की जो कहानी है शरणागत, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस एंड आंसर्स डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो आपको ये जानना है कि शरणागत किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद जी की। और प्रसाद जी की कुछ कहानी संग्रहों का नाम भी आपको याद करना है। आकाशदीप, आंधी, इंद्रजाल। और उनका जन्म काशी में हुआ था और उनका प्रसिद्ध महाकाव्य कामायनी है। कामायनी उनका मास्टरपीस है, तो कामायनी आपको ज़रूर जानना है। तो कामायनी के बारे में कम से कम इतना तो आपको जानना है कि जयशंकर प्रसाद जी की काफ़ी प्रसिद्ध रचना है कामायनी। तो अब चलते हैं सीधे क्वेश्चन आंसर्स की ओर। सुकुमारी कौन थी? सबसे पहले तो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। सुकुमारी कौन थी? सुकुमारी चंदनपुर गांव के जमींदार ठाकुर किशोर सिंह की पत्नी थी। ओके। सुकुमारी और उनकी सखियां किस नदी में स्नान करने गई थी? अब देखिए, सुकुमारी और उनकी सखियां, कहानी की शुरुआत ही ऐसे होती है कि वो कहीं स्नान करने गई थी और अचानक सुकुमारी पानी में डूब जाती है। तो वो कौन सी नदी थी? यमुना नदी। ये आपको ध्यान रखना है। सुकुमारी और उनकी सखियां यमुना नदी में स्नान करने गई थी। शरणागत के यूरोपियन दंपति के नाम क्या क्या हैं? अब शरणागत जो कहानी है उसमें एक यूरोपियन दंपति आते हैं नाव पर, तो उनका नाम क्या क्या है? तो वो कौन थे यूरोपियन दंपति? विल्फ्रेड और एलिस। जमींदार के घर सब प्रकार की सुख सुविधा के बावजूद यूरोपियन दंपति आशंकित क्यों रहते थे? अब देखिए, ज़मींदार ठाकुर किशोर सिंह के यहाँ वे कुछ दिन ठहरते हैं। वे अनुरोध करते हैं, किशोर सिंह और गांव वाले अनुरोध करते हैं कि थोड़े दिन यहाँ ठहर जाओ। और एलिस और विल्फ्रेड वहाँ ठहरते हैं। वहाँ सभी प्रकार की सुख सुविधा किशोर सिंह उपलब्ध कराते हैं। सुकुमारी भी काफ़ी जी जान से उनकी देखभाल करती है। लेकिन इन सब के बावजूद यूरोपियन दंपति आशंकित रहते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ सिपाही विद्रोह की हलचलें हो रही थी। हमेशा कुछ ना कुछ तो जोर शोर लगा रहता था, तो उन्हें हमेशा डर लगा रहता था। खास करके एलिस काफ़ी कमज़ोर दिल वाली थी। चंदनपुर के जमींदार ठाकुर किशोर सिंह के यहाँ आश्रय लिए हुए यूरोपियन दंपति सब प्रकार सुख से रहने पर भी सिपाहियों का अत्याचार सुनकर शंकित रहते थे। सुकुमारी एलिस के कहने पर भी कुर्सी पर क्यों नहीं बैठती? अब देखिए, चारों वहाँ बात करने बैठे थे। ठाकुर किशोर सिंह, उनकी पत्नी सुकुमारी, विल्फ्रेड और एलिस चंदनपुर के गांव में किशोर सिंह के घर में जब बात करने बैठते हैं, तो एलिस देखती है कि कुर्सी तो है लेकिन सुकुमारी बैठ नहीं रही है। तो क्यों नहीं बैठ रही है पूछने पर क्या कहती है कि ना उसे कुर्सी पर बैठने का अभ्यास था और न ही वह पति के सामने कुर्सी पर बैठती है। सुकुमारी एलिस के कहने पर भी कुर्सी पर नहीं बैठती। क्यों? क्योंकि सुकुमारी को न ही कुर्सी पर बैठने का अभ्यास था और न ही वह पति के सामने कुर्सी पर बैठती। सिपाहियों ने किस गांव को लूट लिया था? देखो, बीच में हलचल होता है, कुछ गांव वाले भागे भागे आते हैं और एलिस को लगता है कि फिर से सिपाही आक्रमण हो रहा है। लेकिन पूछताछ करने पर पता क्या चलता है कि वो सुंदरपुर गांव के गांव वाले थे। पास का ही एक गांव था, ये चंदनपुर गांव है और पास में ही एक गांव था सुंदरपुर। सिपाहियों ने सुंदरपुर गांव को लूट लिया था। सुकुमारी अतिथियों के साथ खाना खाने क्यों नहीं बैठती? अब जब खाना परोसा जाता है तब भी सुकुमारी उनके साथ नहीं बैठती। विल्फ्रेड बैठ जाते हैं, एलिस बैठ जाती है, ठाकुर किशोर सिंह बैठे हुए हैं और वहाँ खानसा में हैं, नौकर हैं खाना परोसने के लिए। तो एलिस के मन में ये शंका होती है कि सुकुमारी भोजन करने उनके साथ क्यों नहीं बैठती। सुकुमारी एक आदर्श पत्नी थी और उस समय की भारतीय सामाजिक परंपराओं एवं मान्यताओं को मानती थी। इसलिए वो पति के भोजन करने के बाद ही स्वयं भोजन करती थी। और वैसे भी अतिथियों को भोजन परोसना वो अपना धर्म समझती थी। इसलिए सुकुमारी अतिथियों के साथ खाना खाने नहीं बैठती। एक तो है कि इंडियन कल्चर के मुताबिक, इंडियन जो परंपरा है उसके मुताबिक पहले तो
पुरुषों को भोजन दिया जाता है, वो खाते हैं, उसके बाद स्त्रियां खाती हैं। और उस समय की सामाजिक परिस्थितियां, पारिवारिक ढांचा ऐसा था। अब भी कई जगह ऐसे हैं जहाँ ये इसका पालन होता है। तो इसलिए सुकुमारी नहीं बैठती एक साथ भोजन करने के लिए। और वैसे भी विल्फ्रेड और एलिस तो अतिथि थे। अतिथि का सत्कार करना, उन्हें भोजन परोसना सुकुमारी अपना परम धर्म मानती थी। तो इन कारणों से सुकुमारी अतिथियों के साथ खाना खाने नहीं बैठती। जमींदार ठाकुर किशोर सिंह के बारे में गांव वालों का क्या विचार था? अब देखिए, ठाकुर किशोर सिंह एक बहुत ही बड़े इलाके के जमींदार थे। दूर दूर तक उनका इलाका था। अब गांव वाले उनके बारे में क्या सोचते थे? ठाकुर किशोर सिंह स्वाभाविक दयालु थे और उनकी प्रजा उन्हें पिता के समान मानती थी। अब ये भी देखिए, काफ़ी आश्चर्यचकित करने वाली बात है कि उन दिनों ज़मींदार इतने दयालु हुआ करते थे। ये इस कहानी से हमें मालूम होता है। वरना जो जितनी भी कहानी हमने पढ़ी है, हमें यही लगता है कि जो ठाकुर हैं, जो ज़मींदार हैं, दयालु होते ही नहीं हैं। लेकिन यहाँ क्या है, ठाकुर किशोर सिंह स्वाभाविक दयालु थे और उनकी प्रजा उन्हें पिता के समान मानती थी। सुंदरपुर और चंदनपुर दोनों प्रदेशों के गांव वाले ठाकुर किशोर सिंह का सम्मान करते थे। वह बहुत बड़े इलाकेदार होने के कारण छोटे से राजा समझे जाते थे। उन्हें एक छोटे से राजा का दर्जा दिया जाता था। गांव वाले उन्हें इतना प्यार करते थे और किशोर सिंह का भी उनके प्रति वही व्यवहार था। वे सभी को चाहते थे, सभी की देखभाल करते थे। आपने कहानी पढ़ा है, जब सुंदरपुर गांव वालों की सब लूट लिया गया तो उनको खाने पीने का बंदोबस्त सब कुछ ये जमींदार ठाकुर किशोर सिंह ही करते हैं। शरणागत कहानी के मूल उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। अब देखिए, जयशंकर प्रसाद जी का भी कुछ उद्देश्य रहा होगा इस प्रकार की कहानी लिखने के पीछे। तो हम देखते हैं वो उनका मूल उद्देश्य क्या था। जयशंकर प्रसाद जी की कहानी शरणागत स्वतंत्रता पूर्व भारतीय समाज का चित्रण करते हुए भारत जैसे पुण्य भूमि की महिमा का गायन करती है। देखिए, भारत जैसे पुण्य भूमि की महिमा का गायन करना उस समय के कवियों और लेखकों का कर्तव्य था, क्योंकि उस समय विदेशी राज चल रहा था और भारतीयों के मन में, भारतवासियों के मन में ही अपने देश के कल्चर के प्रति एक हीन भावना उत्पन्न हो रही थी। अब इसे अलग करना, इसे मिटाना कवि अपना धर्म समझता था, लेखक अपना धर्म समझते थे। यूरोपियन दंपति विल्फ्रेड और एलिस चंदनपुर गांव के जमींदार ठाकुर किशोर सिंह के यहाँ शरण लेते हैं और कुछ दिनों में ही भारतीय संस्कृति से वे इतना अधिक प्रभावित होते हैं कि जाते वक्त एलिस विदेशी वस्त्र त्याग कर भारतीय लिबास पहनती है। देखिए, जो विदेशी है एलिस, वो भारतीय संस्कृति से इतनी प्रभावित होती हुए दिखाते हैं जयशंकर प्रसाद जी कि अपना गौन वेशभूषा तक वो बदल देती है। अपनी गाउन जो पहनती है विदेशी नारियां, वो हटा देती है और क्या पहनती है, लहंगा, और वो हटा देती है और वो लहंगा पहनती है और फिर पान चबाती है, माथे पर बिंदी लगाती है और यहाँ तक कि घुड़सवार न होकर, घोड़े पर सवार न कर कर पालकी पर सवार होती है। तो प्रसाद जी का मूल उद्देश्य क्या रहा? विदेशी नारी के द्वारा भारतीय संस्कृति को श्रेष्ठ दिखाना, ताकि इसका असर उस जमाने के भारतवासियों पर पड़े जो स्वयं अपनी भाषा एवं अपनी संस्कृति को हीन समझकर विदेशी भाषा और संस्कृति को महान समझते थे। अब देखिए, जब एक विदेशी नारी ही कह रही है कि हमारा लिबास अच्छा है, हमारी वेशभूषा अच्छी है, हमारा कल्चर अच्छा है, तो हम भी सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे कि हाँ, हमारी ये सब चीज़ें तो अच्छी हैं। क्योंकि उस समय क्या थी, जनता के मन में विदेशी वस्त्र के प्रति, विदेशी भाषा के प्रति, विदेशी कल्चर के प्रति एक झुकाव नज़र आ रहा था। अब ये झुकाव देशवासियों के लिए हानिकारक सिद्ध हो रहा था। यही नहीं, भारतवासियों की अतिथि बोध को भी जयशंकर प्रसाद दिखाना चाहते थे। जब तक विल्फ्रेड और एलिस ठाकुर किशोर सिंह के घर रहते हैं, किशोर सिंह उनकी रक्षा का पूरा भार
अपने ऊपर लेते हैं, विदेशी हैं। देखिए, विदेशी भारत में आक्रमण करने आए, हमें लूटने आए, लेकिन फिर भी एक विदेशी दंपति को ठाकुर किशोर सिंह पूरी तरह से सुरक्षित रखता है अपने गांव में, चाहे वे विदेशी ही क्यों ना हो। सिपाहियों द्वारा अपने ही भाइयों को लूटे जाने की खबर सुनकर विदेशी विल्फ्रेड अचरज में पड़ जाते हैं। प्रसंग ये भी दिखाया है कहानी में कि जब सुंदरपुर गांव वाले आते हैं ना, कि कहते हैं कि हमें लूट लिया, तब विल्फ्रेड अचरज होकर कहता है कि भाई, अपने ही भाइयों को लूट लिया। अब ये भी एक विदेशी पुरुष के मुंह से प्रसाद जी ने इसलिए कहलवाया है कि हम समझें कि भाई, लूटना है तो अपने भाइयों को नहीं लूटना है, उनके सामने अपने धैर्य को दिखाओ। ये भी एक उद्देश्य रहा जयशंकर प्रसाद जी का। उनके राज्य में स्वयं उनके देशवासी अपने ही भाइयों पर हमला नहीं करते। प्रसाद जी ये भी दिखाना चाहते थे कि भारतीयों द्वारा इस प्रकार अपने ही भाइयों को लूटना कितना नीच कर्म है। एक विदेशी यह देख चकित हो जाता है। प्रसाद जी चाहते थे कि यह सुनकर भारतीयों में राष्ट्रीयता एवं देश प्रेम की भावना जागे। यही उनका परम लक्ष्य था। यही इस प्रकार की कहानी का उद्देश्य भी था कि भारतीयों के मन में राष्ट्रीयता और देश प्रेम की भावना जगे। ऐसे के रूप में पाठ का सारांश कह देते हैं। शरणागत कहानी चंदनपुर गांव की पृष्ठभूमि में घटित एक घटना पर आधारित है। देश काल और वातावरण स्वतंत्रता पूर्व भारत है, जब भारत में विदेशी राज चल रहा था। चंदनपुर गांव की कुछ स्त्रियां सवेरे सवेरे यमुना नदी में स्नान के लिए पहुंचती है। प्रभातकालीन सूर्य की शोभा का मनोहर वर्णन कवि हृदय जयशंकर प्रसाद जी करते हैं। वो आपने कहानी पढ़ी ही है तो आपने सुना होगा। अचानक तेजी से हवा आती है और प्रकृति शुद्ध होती है और दो स्त्रियां यमुना के जल में विलीन हो जाती हैं। एक स्त्री किसी न किसी तरह किनारे पहुंच जाती है, लेकिन दूसरी अति कोमल नारी कहीं दिखाई नहीं देती। सखियां यमुना के किनारे चिंतित होकर रोने बिलखने लगती हैं। वो स्त्री गांव की जमींदार ठाकुर किशोर सिंह की पत्नी थी और उसका नाम था सुंदरी। इतना तो आपको पता है। अचानक एक छोटी सी नाव दिखाई देने लगती है और तब पता चलता है कि नाव में एक यूरोपीय दंपति थे, विल्फ्रेड और एलिस। वे पास में ही नील की कोठी में रहते थे और सिपाही विद्रोह से शंकित होकर नाव लेकर निकल पड़े थे। और तब उनकी नज़र डूबती हुई सुकुमारी पर पड़ी और उन्होंने उसे बचा लिया। सुकुमारी की सहेलियां अपनी सखी को वापस पाकर काफ़ी खुश हुई और यह खबर पूरे चंदनपुर गांव में फैल गई। कौन सी खबर फैल गई? कि जमींदार ठाकुर किशोर सिंह की पत्नी सुकुमारी यमुना के जल में डूब गई थी और एक विदेशी दंपति ने उसे बचा लिया। और सुकुमारी की जान बचाने की खुशी में यूरोपियन दंपति को वे अपने यहाँ शरण देते हैं। गांव वाले काफ़ी खुश होते हैं। चंदनपुर गांव के जमींदार ठाकुर किशोर सिंह स्वाभाविक दयालु थे। बहुत बड़े इलाकेदार होने के कारण लोग उन्हें छोटे से राजा समझते थे। उनका प्रेम भी सब पर बराबर था। वे जितनी अपनी प्रजा का ख्याल रखते थे, उतनी ही यूरोपियन दंपति का। सिपाहियों द्वारा लूट मार की खबरें यत्र तत्र आती रहती थी और काफ़ी कोमल दिल वाली एलिस काफ़ी परेशान हो जाती थी। एलिस सुकुमारी की जीवन शैली देखकर काफ़ी चकित थी। विदेशी परंपराओं एवं जीवन शैली से परिचित एलिस को सुकुमारी की कई बातें असमंजस में डाल देती हैं। जैसे उदाहरणार्थ औरतों का कुर्सी पर न बैठना, वो भी खासकर पुरुषों की मौजूदगी में। एलिस को भारतीय स्त्रियों पर दया आती है कि बेचारियों को कुर्सी पर बैठने का मज़ा ही नहीं पता। सबसे ज़्यादा आश्चर्य एलिस को तब होता है जब वो देखती है कि भोजन खाते वक्त भी भारतीय स्त्रियां पुरुषों के साथ नहीं बैठती। पुरुषों के भोजन कर चुकने के पश्चात ही स्वयं भोजन करने बैठती हैं। अब ये सब देखकर एलिस धीरे धीरे भारतीय परंपराओं के प्रति आकर्षित होती नजर आती है। अपनी नील कोठी में वापस जाते वक्त
वह पूरी तरह भारतीय लिबास में नजर आती है। यहाँ तक कि माथे पर बिंदी लगाती है, गाउन छोड़ लहंगा और कंचुकी पहनती है और घोड़े के बदले पालकी पर जाना पसंद करती है। कंक्लूडिंग पैराग्राफ इस प्रकार लिख सकते हैं, जयशंकर प्रसाद स्वतंत्रता पूर्व भारत के लेखक थे और उस समय की सामाजिक राजनीतिक परिस्थितियां ऐसी थी कि जनता को भारतीय संस्कृति की ओर आकर्षित करना लेखकों का धर्म बन गया था। अतः उन्होंने यूरोपियन नारी एलिस को हमारी संस्कृति से प्रभावित होते दिखाया, जिसे देखकर हम भारतीय स्वयं अपनी संस्कृति को श्रेष्ठ समझें।